डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो पर बने रहें, पूरा जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजें, ताकि उसे भी इस तरह लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले और वह भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छा तरह से कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखकर अच्छा तरह से प्राप्त कर लीजिए जानकारी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद आंसर कराऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्न वाले की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में बोल रहे हैं प्रश्न वाले लंबी हो सकती है, एकदम लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी में बोल रहे हैं प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये रॉन्ग बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, एकदम विशिष्ट होता है। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, एकदम राइट। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, काइकल संकेत तो मिलता है, और ये बोल रहे नहीं मिलना चाहिए, जो वाला गुण नहीं है विशिष्टता, तो वही आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 में आ जाइए। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गॉटफ्राइड एकनवाल। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन 3 में आ जाइए। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबारों के संबंध संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 में आ जाइए। मुख्यतर प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही व्याख्या करना कठिन। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 में आ जाइए। पारस का अर्थ है, तो पारस का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, पारस बराबर अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, यानी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होंगे। साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी आपका हो जाएंगे, गुणात्मक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 में आ जाइए। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑफशीट्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन 8 में आ जाइए। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है? आयत चित्र आप लोग ग्राफ में बनाएंगे, टावर जैसा रहता है, यानी इसका ऑप्शन ए संतत चर राइट आंसर। ठीक है, साथ ही इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं 9 में। सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े हैं माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बड़े परीक्षणों की कुल संख्या, यानी यहाँ पर समांतर माध्य है, बात बराबर है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, समांतर माध्य। ठीक है, 9 हो गया। अब चलिए 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? तो देखिए बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम के अनुसार लिखा जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे सही आंसर, माध्य क्या। ठीक है, 10 खत्म। चलिए 11 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले समझिए कि 4 को भाग में, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, उसको बीच बीच में आप काटिएगा तो 4 भाग हो जाएंगे, यानी चतुर्थांश बोल सकते, चतुर्थक बोल सकते, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थक। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको अच्छा तरह से समझ लीजिए। देखिए पारस गुणांक भी कहा जाता है, विचलन गुणांक भी कहा जाता है, विचलन गुणांक भी कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते। 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रशिक्षण के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? ठीक है, तो 13 का आपका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, माध्य विचलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, अच्छा तरह से समझ लीजिए। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है 16%, ऑप्शन बी में 50%, ऑप्शन सी में 0.32%, फिर डी नंबर 32%। तो इसको देखिए, ये मैथ है, इसको मैं इसके में थोड़ा सा समझा देता हूँ और एकदम आसान से आप लोग को समझ में भी आ जाएगी। तो विचरण गुणांक बराबर होता है क्या चीज़, थोड़ा सा समझ लीजिए। विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर आपका होता है मानक विचलन, यानी मानक विचलन का माप यहाँ पर बैठा देते हैं, माप चल रहा है, और बाटे में होता है कि समांतर माध्य यानी 50, ठीक है, यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर गुना होता है 100, ठीक है, 100। देखिए ये जीरो कट गया, ठीक है, यहाँ पर 5, 5 दूगुने 10 होता है, यानी 2, 16 गुना 2 यानी 16 दूगुने 32, तो 32% आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आप देख लीजिए 32% कहाँ है, तो आपको 32% ऑप्शन डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर, ठीक है। तो हम लोग का 14 कंप्लीट, आप 15 में चलते हैं। सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखीय सहसंबंध, ठीक है। चलिए फिर 16 में आते हैं। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णांक धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सहसंबंध पूर्णांक पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक क्या है। तो देखिए जीरो जो है, जीरो यहाँ पर ये तो पूर्ण संख्या है, एक जो है धनात्मक संख्या है, ठीक है, और -1 जो है ऋणात्मक संख्या है, 0.9 ये पूर्णांक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी तक मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए, ठीक है। चलिए 17 नंबर में आ जाते हैं। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगी, स्पीयरमैन, ठीक है। फिर आ जाइए 18 में। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुदरा। सोचिए कि आप लोग राशन दुकान गए हैं यानी सामान खरीदने के लिए, तो आलू लीजिएगा या प्याज लीजिएगा तो खुदरा करके लीजिएगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो करके लेते हैं, यानी उपभोक्ता हुई। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आपका हो जाएंगे सही आंसर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 में आ जाइए। लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 19 का जो है सही आंसर समझ लीजिए। देखिए वर्तमान अवधि की कीमत ये भी होते हैं, वर्तमान अवधि की मात्रा नहीं, सॉरी ये नहीं होते हैं इसमें, इसमें समझ लीजिए अच्छा तो ये तो नहीं होता। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, आधार अवधि की मात्रा, ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर में आ जाते हैं। मर्दों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 20 का जो है आपका सही आंसर हो जाएंगे, देख लीजिए समझ लीजिए, सरल सामूहिक सूचकांक ये होते हैं, फिर बी भी होते हैं सरल मूल्यानुपात सूचकांक, फिर भारित सूचकांक, यानी आपका तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी, ठीक है। फिर 21 में आ जाइए। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है, यानी 21 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे सही आंसर, कृषि, ठीक है। अब 22 नंबर में आ जाइए। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 22 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1950, ठीक है। चलिए 23 में आ जाइए। भारत की अंतिम 5 वर्षीय योजना कौन सी है। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी 12वीं, ठीक है। 24 में आ जाइए। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 24 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 1991 ईस्वी, ठीक है। 25 में आ जाइए। विनिवेश का उद्देश्य क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
25 का आपका सही आंसर हो जाएंगे। समझ लीजिए अच्छा से। देखिए, वित्तीय अनुशासन बढ़ना ये भी होते हैं। आपका ऑप्शन बी भी होते हैं आधुनिकीकरण। आपका ऑप्शन सी भी होते हैं सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएंगे इसमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 25 कंप्लीट। अब 26 में आ जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 26 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 1995। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन 27 में। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसके द्वारा मतलब अपना जीवन गुजारते हैं, कौन व्यवसाय के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए कृषि करके, एग्रीकल्चर यानी कृषि करके, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर 28 में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो 28 का सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएंगे, यानी भारत। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 29 नंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 2005। ठीक है, फिर 30 में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो देखिए अच्छा तरह से समझ लीजिए। इंजीनियर, ये तो मानव है, मनुष्य इंजीनियर बनता है। बी नंबर कंप्यूटर, ये तो नहीं है मनुष्य, ये मशीन है। देखिए सी नंबर आपका डॉक्टर, डॉक्टर भी मनुष्य बनता है, सी नंबर हुआ। अब डी नंबर आपका शिक्षक भी होते हैं मनुष्य। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर बताया मानव पूंजी कौन नहीं, यानी कंप्यूटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होंगे। ठीक है, 30 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते। 31 में मानव विकास है, तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी साधन एवं साध्य दोनों। ठीक है, चलिए 31 हो गया। अब 32 में आ जाते हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो 32 का आपका आंसर हो जाएंगे, अच्छा तरह से समझ लीजिए। परिवहन का विकास ये भी होंगे, शहरीकरण ये भी होंगे, सूचना प्रौद्योगिकीकरण का विकास ये भी होंगे, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 33 नंबर आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। 33 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएंगे। देखिए बिजली भी होते हैं, सिंचाई भी होते हैं, सड़क का निर्माण ये भी होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए 34 में आ जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट 34। तो 34 में बोल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी। ठीक है, फिर आ जाइए 35 में। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में खाली घर है, तो इसका जो है 35 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए अधिक। ठीक है, 35 हुआ। आप 36 में आ जाइए। ठीक है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाता है, खाली घर है बीच में, कहा जाता है। तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी दिहाड़ी मजदूर। ईंट निर्माण के कार्य, जो व्यक्ति मतलब ईंट भट्टा में काम करते हैं उसको दिहाड़ी मजदूर बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मान लीजिए। ठीक है, चलिए फिर 27 में आ जाइए, 37 में आ जाइए, सॉरी। इसमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो 37 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे सही आंसर, सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 38 में। इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? 38 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर। ठीक है, चलिए 39 में आ जाते हैं। जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? ठीक है, तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है जैविक खाद में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैविक खाद मतलब गोबर जिसको बोला जाता है। ठीक है,
बैल की गोबर हो गया, ये सब। तो उसमें इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, 39 में आ जाइए। 39 क्वेश्चन, सार्क का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही आंसर, 8 दिसंबर 1985। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग का 40 से 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छा तरह से नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छा तरह से तैयारी कीजिए, जोर शोर लगाइए तैयारी में, ताकि आप लोग का अच्छे से अच्छे अंक लेकर रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।